नमस्कार, न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते जितने स्थान चर्चा में रहे उन पर आधारित प्रश्नों के साथ मैं खुशहाल फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। तो हमने पिछले हफ्ते आपसे जो अभ्यास प्रश्न पूछा था उससे हम शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह। तो पिछले सप्ताह जो पूछा गया सवाल था वह था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सीधे यमुना नदी में नहीं मिलती हैं, और ऑप्शंस दिए गए थे काली सिंध, केन, बनास, बेतवा और बाणगंगा, और उसके बाद सही कूट का चुनाव करना था, जो कि आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने किया भी और उसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया भी। हमें उम्मीद है कि और भी लोग इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और सही उत्तर मेंशन करेंगे। आज जो भी सवाल पूछा जाएगा अभ्यास प्रश्न उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन रहेगा। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे केन और बेतवा से, ठीक है। तो देखिए यमुना नदी जो है कहा गया है सीधे यमुना नदी में जो मिलती हूं, तो यमुना नदी यहां पर मार्क की गई है पहले से। ये है यमुना नदी जो कि आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। तो बात करें अगर हम केन की, तो केन नदी को अगर हम देखें तो केन नदी सीधे जाकर यमुना में मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर हम बेतवा की, तो देखिए बेतवा नदी, ये है बेतवा, तो बेतवा नदी भी क्या है, बेतवा नदी भी सीधे जाकर मिल रही है किसमें, ये बेतवा है, यमुना में जाकर मिल रही है। तो इन दो नदियों को हम पहले टिक कर लेते हैं, केन और बेतवा जो है वो यमुना में सीधे गिरती है। अब देखिए दो पूछा क्या है, कौन नहीं मिलती, तो 2 और 4 जैसे ही इन पर राइट टिक होता है ये ऑप्शन में से निकल जाते हैं। हम देख रहे हैं कि ए और सी तो उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए ऑप्शन में 2 है और सी ऑप्शन में 2 और 4 दोनों है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब उत्तर हमारा बी और डी में से ही होगा। तो अब देखिए बी और डी में 1 और 3 तो कॉमन है। अब जो आंसर टिका हुआ है वो किस पर टिका हुआ है, बाणगंगा पर। तो सबसे पहले बाणगंगा को देख लेते हैं। अगर बाणगंगा की हम बात करें तो देखिए बाणगंगा जो है वो गंभीर की सहायक नदी है, ये है गंभीर, ठीक, और गंभीर जाकर मिलती है यमुना में, और बाणगंगा किसकी सहायक नदी है, गंभीर की। तो यानी यहां से हमारा उत्तर तो साफ हो जाता है कि हमारा उत्तर क्या है, जिसमें ऑप्शन हमारा 5 कंपलसरी होना चाहिए, और यहां जितने ऑप्शन है उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5 है, क्योंकि बाणगंगा यमुना में सीधे जाकर नहीं मिल रही है, बल्कि किसमें जाकर मिल रही है, अभी हमने मैप में देखा है कि बाणगंगा जाकर मिल रही है गंभीर में और गंभीर जाकर मिल रही है किसमें, यमुना में। तो उत्तर आ गया हमारा ऑप्शन डी। लेकिन 1 और 3 को भी हम अभी देख लेते हैं। बनास और काली सिंध को अगर हम देखें तो यहाँ पर दूसरे मैप में हम देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए चंबल नदी जो है, ठीक है, ये है चंबल नदी, यहाँ पर मार्क की हुई है चंबल नदी, ये है चंबल, ठीक है, यहाँ ये चंबल है, ठीक है। तो जो चंबल नदी है, तो जो काली सिंध है वो चंबल नदी की सहायक नदी है, तो काली सिंध किस में जाकर मिलती है, चंबल नदी में। ठीक उसी तरह एक और नदी जो हमारे ऑप्शन में है, तो काली सिंध भी यहां से कैंसिल हो जाती है, बनास को और देखना है हमें। अब बनास की अगर हम बात करें तो बनास यहाँ पर मेंशन है, ये है बनास। जिस तरह से काली सिंध जाकर चंबल में मिल रही है, ठीक उसी तरह से बनास भी कहाँ जाकर मिलती है, ये है बनास, ये बनास जाकर मिलती है चंबल नदी में। तो ये दोनों भी डायरेक्ट यमुना में नहीं मिल रही हैं, और उत्तर हो गया 1, 3, 5। ये पिछले सप्ताह पूछा गया प्रश्न था। अब बात करेंगे आज के एपिसोड के पहले सवाल की। तो सबसे पहले न्यूज पढ़ लेते हैं। हाल ही में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन से ईरान को अलग करने के अमेरिकी प्रस्ताव को ईरान की आपत्तियों के बावजूद पारित कर दिया गया है। ईरान पर हम हमेशा कई सवाल बनाते रहे हैं और बीते एपिसोड्स में भी हमने ईरान पर आधारित कई प्रश्न बनाए हैं, लेकिन आज का प्रश्न थोड़ा अलग है। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, इस पर अभी तक सवाल नहीं बना था, INSTC, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और पहला कथन है, यह भारत को मध्य यूरेशिया तक पहुंचने का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। देखिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऐसी टर्म आती है जैसे मध्य यूरेशिया है, तो पहले तो इसको समझ लें हम। दरअसल मध्य यूरेशिया का मतलब है पूर्वी यूरोप को मध्य एशिया के देशों से जोड़ने वाला, मध्य एशिया।
तो इसमें बहुत रिजिड नहीं होना है, इसमें थोड़ा दाएं बाएं हो जाता है। आप कहने लगे मध्य एशिया में तो सिर्फ यही देश आता है, तो इस तरीके से नहीं होता। जब भी मार्ग की बात या होती है या फिर किसी नई टर्म को हम समझते हैं तो उसमें थोड़ा दाएं बाएं हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि यह भारत को मध्य यूरेशिया तक पहुंचने का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। तो देखिए वो जो मार्ग है वो क्या है, वो मार्ग ये है, ये मुंबई से बंदर अब्बास, ठीक है, उसके बाद शिराज तेहरान, उसके बाद यहाँ आ गए अस्त्रखान और फिर ये मॉस्को होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक। यहां पहुंचने के लिए पहले जो रूट था वो कौन सा रूट था, वो ये रूट था कि यहां से जाएंगे स्वेज नहर से यहां, फिर उसके बाद मेडिटेरियन सी की साइड से ये रास्ता और ब्लैक सी की साइड से ये रास्ता। और इनमें से कोई भी रूट लेने पर जो ट्रांजिट टाइम था वो 40 से 60 दिन था, ठीक। अब ये मार्ग बन जाने की वजह से इसमें कितना वक्त लगेगा, 25 से 30 दिन लगेगा, जो कि परिवहन लागत को 30% क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बात। तो जो कहा गया है परिवहन के लिए क्या होगा, एक वैकल्पिक मार्ग होगा, तो बिल्कुल सही कहा गया है, पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, ईरान इस परियोजना का एक अहम सदस्य है। देखिए ईरान बिल्कुल सही है कि इस परियोजना का एक अहम सदस्य देश है, और उसका रीजन जो है वो क्या है, उसका कारण क्या है कि यहाँ हिंद प्रशांत वाले रीजन में जो बेस पोर्ट है वो कौन दे रहा है, ईरान। ईरान कहाँ से, बंदर अब्बास जो है वो किस में है, ईरान में। तो यहाँ इस इलाके में जो पोर्ट है, जो बेस पोर्ट है वो कहाँ पर है, यहाँ। तो इस लिहाज से ईरान क्या हो जाता है, इसका एक अहम सदस्य हो जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, अगर हम देखें तो हॉर्मुज जो है ना जल संधि, उसके आसपास का क्षेत्र है ना। तो ये भी सही हो जाता है। फिर है यह एक मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। देखिए ये बिल्कुल सही है, पहले इसे टिक कर लेते हैं, फिर समझ लेते हैं मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर किसे कहा। देखिए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन मल्टी मोड किसे कहेंगे, जब एक से ज्यादा किसी मार्ग को का इस्तेमाल किया जाए, परिवहन मार्ग का इस्तेमाल किया जाए। जैसे यहाँ समुद्र का भी इस्तेमाल हो रहा है, स्थल का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि फिर से समुद्र का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, मल्टी मोड हो गया, ठीक है। तो अब पूछा क्या है कि कौन से कथन सही हैं, तो देखकर हमें समझ आ रहा है कि ये तीनों ही कथन 1, 2, 3 क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। जब मैं यहाँ साइड में स्लाइड चेंज करने आती हूँ तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगले सवाल की हम न्यूज पढ़ लेते हैं। हाल ही में सार्वजनिक अधिकारियों के अपमान के आरोप में इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को कारावास की सजा दी गई है। इन्हें अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में एक संभावित उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जा रहा था। अब इस पर आधारित यानी इस्तांबुल पर आधारित एक सवाल बनाया गया है। सवाल क्या है, निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। कौन कौन से देश हैं, सीरिया, लेबनान, बुल्गारिया और रोमानिया। पूछा क्या है कि इनमें से कौन से देश तुर्की या तुर्की के पड़ोसी हैं, ठीक है। अभी इसका नया नाम है तुर्की का, क्या, तुर्की है। फिर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम अवस्थिति देख लेते हैं। ये है क्या, तुर्की, तुर्की का ही एक भाग है इस्तांबुल, है ना। तो अगर हम इस इस्तांबुल को छोड़ देते हैं तो इसके पड़ोसी देशों को समझने में क्या होगी दिक्कत। अगर अभी इसको भूल जाइए तो आप बुल्गारिया को इसका पड़ोसी देश नहीं मानेंगे, है ना। तो ध्यान रखना है इस्तांबुल किसका, तुर्की का ही हिस्सा है। और अगर अब हम देखें तो इसके पड़ोसी देशों में कौन कौन शामिल है, बुल्गारिया है ना, रोमानिया नहीं है। तो रोमानिया को कैंसिल करते हैं, यहां से हम रोमानिया को हटा देते हैं। रोमानिया को हटाते ही ये और ये ऑप्शन क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए। अब उसके अलावा सीरिया, लेबनान और बुल्गारिया, तो बुल्गारिया तो है, तो जिसमें 3 होगा वो तो हमारा डेफिनेटली आंसर है ही, है ना। बुल्गारिया के अलावा ग्रीस भी है, ठीक है। फिर इधर आएंगे तो देखिए सीरिया इसका पड़ोसी है, लेबनान इसका पड़ोसी नहीं है, तो लेबनान को भी कैंसिल करते हैं, ठीक है। सीरिया इसका पड़ोसी है। 1 और 3 ऑप्शन बी सही उत्तर आ गया। लेकिन और कुछ पड़ोसी देश यहां से हम टिक कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है कोई और पड़ोसी देश दिए गए हो। इराक, ईरान इसके पड़ोसी हैं। देखिए इराक ये वाला क्षेत्र और ईरान ये वाला क्षेत्र। फिर अर्मानिया हमें दिख रहा है, अर्मेनिया ये भी है, और जॉर्जिया भी है, ये भी दिख रहा है। लेकिन अजरबैजान का भी ये वाला सा हिस्सा, जो थोड़ा सा हिस्सा है, ये इसको टच करता है, तो अजरबैजान भी इसका पड़ोसी
देश है। ठीक, लगभग सभी कवर कर लिए हमने, कुछ छूटा नहीं है। तो अभी कुछ भी आता है, हो सकता है ऑप्शंस चेंज हो जाए अगर इस तरह का सवाल आए, तो ध्यान रखना है कि कौन कौन तुर्की के पड़ोसी देश हैं। ये दूसरा एक नक्शा है, अगर आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। हाल ही में प्रकाशित एक खबर के अनुसार नव निर्वाचित राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के नेतृत्व में ब्राजील वेनेजुएला के साथ अपने राजनयिक संबंधों को दुरुस्त करने के लिए तैयार है। बात हुई है ब्राजील की। ठीक, अब हमें नदियों पर एक सवाल बनाया गया है जिसमें शामिल है अमेजन, प्रागवे, पराना और उरुग्वे। सवाल क्या है, उपर्युक्त में से किन नदियों के उद्गम स्थल ब्राजील में हैं? ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इनमें से कौन कौन जो नदी है, वो कौन कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल क्या है? ब्राजील है। सबसे पहले ही ऑप्शन से शुरुआत करते हैं, अमेजन को देख लेते हैं, क्योंकि अमेजन ही इनमें से सबसे प्रसिद्ध नदी है। ठीक है, अब अमेजन की अगर हम बात करें तो देखिए, अमेजन नदी, यहाँ पर दो नदियां हैं, मैरानोन और यूकायेली, है ना, या उकायेली। इन दो नदियों के मिलने से इनकी जो संयुक्त धारा बनती है वो क्या कहलाती है? आगे अमेजन कहलाती है। और आप देख रहे हैं जो ये स्टार बना हुआ है, यहां से आगे ये क्या कहलाएगी? अमेजन कहलाएगी। और अमेजन का उद्गम स्थल कहाँ मानेंगे फिर हम? पेरू है, ना कि ब्राजील। ठीक, अब देखिए सवाल दरअसल यही खत्म हो जाता है और इसी वजह से पूछा भी गया था। नदियों पर विचार करना है और पूछा है इनमें से कौन सी नदियों के उद्गम स्थल ब्राजील में है। ठीक है, तो अमेजन का हमें पता होना चाहिए कि अमेजन 100% कहां पर है, इसका उद्गम स्थल कहां पर है? पेरू है। तो ये क्या हो जाता है? अमेजन का उद्गम स्थल ब्राजील नहीं है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आप देखिए ऑप्शंस में सबका उद्गम स्थल जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? एक एक एक, यानी अमेजन का उद्गम स्थल क्या दे रखा है? ब्राजील। सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें अमेजन का उद्गम स्थल ब्राजील नहीं दे रखा, और वो ऑप्शन क्या है? डी। तो उत्तर तो यहीं से आ गया, यानी बाकी तीनों नदियां कहां से निकल रही हैं? ब्राजील से निकल रही हैं। इतना तो हमें समझ आ गया है। यही सवाल बनाया ही इसलिए गया था, और हमेशा सवाल इसी तरीके से बनाए जाते हैं। हो सकता है आपको बाकी के ऑप्शंस का उतना अंदाजा ना हो, लेकिन अमेजन का उद्गम स्थल क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर इतनी इंफॉर्मेशन है तो सवाल हल हो जाएगा, लेकिन अभी सवाल जरूरी नहीं है यही आए, तो हम दूसरी नदियों के भी, जो बची हुई नदियां हैं उनका भी रूट देखेंगे, उनके भी उद्गम स्थल देखेंगे कि कहाँ है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अमेजन की। दूसरा हमारे पास ऑप्शन में क्या था? उत्तर तो हम निकाल ही चुके हैं, पराग्वे और पराना। तो सबसे पहले अगर हम पराना को देखें, देखिए पराना जो नदी है वो ये है, पराना का उद्गम स्थल है ये। ठीक है, और पराना नदी जो है वो बहते हुए ऐसे कहाँ गिर जाती है? रियो डी ला प्लाटा में गिर जाती है। ठीक है, और इसका अगर हम उद्गम स्थल देखें तो यहाँ मैप में दिखाई दे रहा है, ये ब्राजीलियन हाईलैंड के कहां से? इस तरफ से निकलती है। ठीक, तो ये हो गया इसका उद्गम स्थल, और इसका उद्गम स्थल माना जाएगा क्या? ब्राजील माना जाएगा। और जो प्रागवे नदी है, सुनने में ऐसा लगेगा कि प्रागवे नदी जो है वो प्रागवे में उसका उद्गम स्थल होगा, लेकिन ये गलत है। प्रागवे नदी प्रागवे में बहती है, लेकिन इसका जो उद्गम स्थल है वो भी क्या है? ब्राजील है। ये प्रागवे नदी है, और जो कि बाद में मिल जाती है किसमें? पराना। ठीक, तो ये दोनों का उद्गम स्थल हमने देख लिया। अब बात करते हैं उरुग्वे। अगेन सुनने में लगेगा कि उरुग्वे है तो उसका संबंध उरुग्वे से ही होगा, सिर्फ ऐसा नहीं है। उरुग्वे नदी का उद्गम स्थल भी क्या है? जो ये ब्राजीलियन हाईलैंड है इसके दक्षिणी सिरे से निकलती है उरुग्वे। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ठीक है, तो ये यहाँ इस तरीके से फिर बहती है। तो ये हमें उद्गम स्थल में तीनों समझ में आ गया कि तीनों ही किसका हिस्सा है? ब्राजील का हिस्सा है, जिनमें से दो ब्राजीलियन हाईलैंड के आसपास से ही निकल रही है। तो उत्तर को हम पहले ही निकाल चुके हैं। आगे की बात करते हैं। हाल ही में ब्रुसेल्स में चल रहे यूरोपीय संघ आसियान शिखर सम्मेलन के 45वें सत्र के दौरान यूरोपीय संघ ने दक्षिण पूर्व एशिया में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का वादा किया है। सवाल बनाया गया है फिर से, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, ठीक है, राजमार्ग पर बनाया गया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? यह मणिपुर के मोरे को थाईलैंड के मेइसेत से जोड़ेगा। देख लेते हैं। देखिए, मणिपुर में स्थित है मोरे तामू
ठीक है, वहां ये क्षेत्र है, ठीक है। इसको कहां से, थाईलैंड के मय सेत से जोड़ेगा, और ये कहां पर है, मायावाडी में, ठीक है, थाईलैंड के मायावाडी में है। तो ये रूट है जो दिखाई दे रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसके मूल राजमार्ग की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इस राजमार्ग की लंबाई 1300 से 1400 किलोमीटर के आसपास होगी, ठीक है। ये फिर से दिखाया गया है क्योंकि हमें तीसरे स्टेटमेंट की बात करनी है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, भविष्य में कंबोडिया और लाओस के रास्ते वियतनाम तक इसके विस्तार की योजना है। जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उनका एक बयान आया था, जून जुलाई की न्यूज है ये। उन्होंने उस बयान में ये कहा था, जो कि ये स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली यही उन्होंने कहा भी था कि इसको भविष्य में कंबोडिया और लाओस के रास्ते वियतनाम तक इसका विस्तार किया जाएगा। द हिंदू की ये न्यूज थी, स्टेटमेंट था। कई बार स्टेटमेंट को लेकर सवाल बन जाता है, एक ऑप्शन वो किसी का स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए एक बार, मैं साइड हो जाती हूँ इसको, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो। पीछे की तरफ चलते हैं। पूछा है कि कौन से कथन सही हैं, तो दूसरा कथन गलत है, बाकी 1 और 3 सही हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है। अगले सवाल की बात करेंगे। हाल ही में कांगो की राजधानी किनशासा में मूसलाधार बारिश के कारण व्यापक बाढ़ और भूस्खलन के कम से कम 120 लोगों के मारे जाने की खबर आई है और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ शहर दिए गए हैं, एक तरफ नदी दी गई है। अगेन नदी पर सवाल है। नदियों को एक बार देख लेते हैं, शहर बाद में देखेंगे। हम पहले नदियों का उद्गम देख लेते हैं, उनका पूरा प्रवाह तंत्र देख लेते हैं। जाम्बेजी, नाइजर, नील और कांगो, ठीक है। तो देखते हैं जाम्बेजी और नाइजर को देख लेते हैं पहले। देखिए, जाम्बेजी नदी जो है वो यहाँ पर इसमें देखते हैं सबसे पहले, है ना। जो जाम्बेजी नदी है वो कटंगा प्लेट्यू के दक्षिणी छोर से निकलती है इस तरीके से, है ना, और ऐसे बहती हुई यहाँ मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि विक्टोरिया फॉल इसी नदी पर है, और विक्टोरिया फॉल जो है वो दुनिया का सबसे चौड़ा फॉल है, ठीक है। याद रखिएगा, लंबाई की हमने बात नहीं की है, हम बात कर रहे हैं चौड़ाई की, ठीक। तो अभी इसको हमने बना लिया है। अब बात करते हैं किसकी, दूसरी नदी नाइजर की बात करते हैं, ठीक है। नाइजर नदी जो है वो कहाँ है, नाइजर नदी यहाँ पर बहती है इस तरीके से, ये है नाइजर नदी, और इस तरह से कहाँ गिर जाती है, गल्फ ऑफ गिनी में गिर जाती है, ठीक। तीसरी नदी क्या है, तीसरी नदी दी गई है नील और कांगो। नील नदी हम सभी जानते हैं कि उत्तर की तरफ बहती है और यहाँ डेल्टा बनाती है, नील का डेल्टा जिसे हम कहते हैं। नील नदी दरअसल ब्लू नील और व्हाइट नील, इन दोनों के जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती है तो इनकी संयुक्त धारा को आगे नील नदी कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि ब्लू नील का कम हिस्सा है, बल्कि जो व्हाइट नील है इसे ही मुख्यतः क्या कहा जाता है, नील नदी कहा जाता है, ठीक है। तो जो व्हाइट नील है वो कहाँ से निकलती है, लेक विक्टोरिया के पास से निकलती है और इस तरीके से बहती है। और ब्लू नील कहाँ से निकलती है, लेक ताना के पास से निकलती है और इस तरीके से बहती हुई यहाँ पर, और इसकी संयुक्त धारा आके क्या कहलाती है, नील नदी कहलाती है, ठीक है। ये हो गया। अब जो चौथी नदी है उसको देख लेते हैं, कांगो। कांगो नदी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और इसकी जो खासियत है, जो सबसे खास बात है कांगो नदी की सबसे खास बात यह है कि यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 1 और फिर यहां से ऐसे बहते हुए 2, ठीक है। तो देखिए ये विषुवत रेखा है, इसको 2 बार, एक बार ऊपर की तरफ जाते हुए और एक बार फिर नीचे की तरफ आते हुए ये काटती है। अब शहर देख लेते हैं कौन कौन से शहर है। जाम्बेजी नदी पर बोला गया है मापुटो, ठीक है। देखिए, अगर आपने नक्शे को, अफ्रीका के नक्शे को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि मोजाम्बिक के दक्षिणतम छोर पर क्या है, मापुटो है, जबकि हम यहाँ पर, ये है मापुटो, है ना, यहाँ पर भी कहाँ है ये। तो क्या जाम्बेजी नदी के तट पर है, बिल्कुल नहीं है। देखिए कितना डिफरेंस है, यहाँ पर गिर रही है मोजाम्बिक चैनल में जाम्बेजी नदी, ये प्रवाह देखा था हमने। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया है, गलत हो गया है, क्योंकि पूछा यही है कि क्या उसके पास मौजूद है, बिल्कुल नहीं है। नाइजर अबूजा, ठीक है। अब देखते हैं नाइजर नदी के आसपास है या नहीं है। देखिए यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा,
नाइजर नदी जो है ये यहाँ पर डेल्टा बनाती है, डेल्टा ऑफ नाइजर, और ये ऐसे बहती है, ठीक। ये आगे हमने देख ही लिया है कहाँ से निकल रही है, ठीक है। और जो अबुजा है वो नाइजीरिया की राजधानी है, लेकिन वो इससे बहुत दूर है, वो है यहाँ, है ना, ये जो सर्कल के अंदर आपको स्टार दिखाई दे रहा है। तो ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। खार्तूम क्या है, नील नदी। अब देखिए खार्तूम को देख लेते हैं। खार्तूम यहाँ है, सूडान की राजधानी है, और हम अच्छे से जानते हैं कि ये नील नदी के पास है। देखिए व्हाइट नील ये है, और ये है ना, और ये ब्लू नील यहाँ मिल जाती है। उसके बाद संयुक्त धारा क्या कहलाती है, नील नदी, और खार्तूम इसके तट पर है। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। फिर है ब्राजीविले कांगो। देखिए अब इसमें ये ध्यान रखना है, दो चीजें हो गई, एक तो कांगो या जायरे नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है। दूसरी चीज, कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये दोनों ही पहले एक ही देश थे। इनकी जो राजधानियां हैं, एक है किनशासा जिस पर हमने सवाल बनाया है जिस न्यूज को आधार बनाकर, और ब्राजीविलिया। अब ये दोनों जो है वो कांगो नदी के तट पर है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। एक कांगो की राजधानी है और एक किसकी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी है, ठीक। तो ये बिल्कुल इस नदी के तट पर है, ये भी सही हो जाता है। तो कितने युग्म सुमेलित हैं, कौन कौन से हैं, 3 और 4, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया है। किसी को इस नक्शे का स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से ले लीजिए। हाल ही में बांग्लादेश में बढ़ती महंगाई के कारण प्रधानमंत्री के इस्तीफे और मध्यावधि चुनाव की मांग के साथ प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों के एक दौर की शुरुआत हो गई है। और उस पर सवाल बना है क्या, फिर से एक समझौते की बात है यहाँ पर। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वाहन समझौते के संदर्भ में इन कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। पहला कथन है कि इस समझौते में केवल 4 देश शामिल हैं। तो देखिए सवाल में ही पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है, बिल्कुल बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल ये ही 4 देश शामिल हैं, ठीक है। एक बार मार्ग देख लेते हैं, ये देखिए ये नक्शा है, ठीक। फिर है इसके माध्यम से नेपाल और भूटान को कोलकाता और चटगांव बंदरगाहों तक पहुंच मिलेगी। तो बिल्कुल सही है, देखिए ये है नेपाल, ठीक, ये अलग अलग कलर से दिया गया है, ये है चटगांव, ठीक, और ये है कोलकाता। तो कनेक्टिविटी हो गई। और देखिए यहाँ है नेपाल, ये है भूटान, ये है बांग्लादेश, ठीक है, और ये भारत, इस तरफ भी और इस तरफ भी, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। सभी सदस्य देशों की संसद से इस समझौते का अनुमोदन मिल गया है। सभी सदस्य देशों की संसद से इस समझौते का अनुमोदन मिल गया है। दरअसल सवाल जो बनाया गया है उसका जो प्रमुख स्टेटमेंट है वो यही है। हम जानते हैं, अगर हम इस न्यूज को कुछ समय से फॉलो कर रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट्स कर रहे होंगे वो जानते होंगे कि भूटान की संसद से अभी अनुमोदन नहीं मिला है। तो चारों देशों की नहीं बल्कि भूटान 3 ही देशों की संसद ने इसका अनुमोदन दिया है, भूटान उन देश में शामिल नहीं है। तो उस लिहाज से क्या हो गया, सभी सदस्य देश कहा था जबकि भूटान इसमें शामिल नहीं है जहां से अनुमोदन मिला है, तो ये गलत हो गया। तो कौन कौन से कथन फिर से पूछा है सही है, तो कौन कौन से हैं, 1 और 2, बी ऑप्शन फिर से सही है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे सीमा विवादों के क्रम में हाल ही में चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के निकट एक बड़ा टकराव देखने को मिला जिसमें दोनों ओर के 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सवाल क्या है, देखिए सवाल थोड़ा बड़ा है और हम संभल कर पढ़ेंगे। दक्षिण एशिया का यह देश अपने क्षेत्रीय विस्तार के कारण अनूठा है, ठीक है। दक्षिण एशिया का यह देश अपने क्षेत्रीय विस्तार के कारण अनूठा है। और क्या क्या है इसके अनूठे होने की वजह है, एक और जहां इसके पड़ोसी देश फारस की खाड़ी और अरब सागर को स्पर्श करते हैं। देखिए पहली ही लाइन में कितनी डाइवर्सिटी आ गई है, फारस की खाड़ी को भी इसके पड़ोसी देश टच करते हैं। याद रखिए ये नहीं करता बल्कि इसके पड़ोसी देश करते हैं, यानी अगर वो देश एक्स है तो उसके पड़ोसी देश में से कोई एक देश या 2 देश या ज्यादा देश फारस की खाड़ी को टच करते हैं और उसके पड़ोसी देशों में से ही कोई अरब सागर को भी टच करता है। यही नहीं, दूसरी ओर इसका एक पड़ोसी देश प्रशांत महासागर को भी स्पर्श करता है।
तो कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। कहाँ प्रशांत महासागर, कहाँ अरब सागर, कहाँ फारस की खाड़ी, है ना। मध्य एशिया के इसके 3 पड़ोसियों में से एक और कंडीशन है, एक देश दोहरा भू आबद्ध है। हम जानते हैं मध्य एशिया में कौन कौन से देश हैं, ठीक है। उनमें से एक देश जो है उसके 3 पड़ोसियों में से एक देश ऐसा है जो कि दोहरा भू आबद्ध देश है। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो हमें ऐसा मिला है जिससे हम कुछ बात निकाल सकते हैं वो यही है। हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत कम क्या है, डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसमें मध्य एशिया का उज्बेकिस्तान ऐसा देश है जो डबल लैंडलॉक्ड है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि जिस भी देश की बात हो रही है वो किसका पड़ोसी होगा, वो पड़ोसी होगा उज्बेकिस्तान का। देखिए, उज्बेकिस्तान जो है वो कहां पर है, उज्बेकिस्तान है ये, और उज्बेकिस्तान वह डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसकी बात इसने की है। हमारा उत्तर उज्बेकिस्तान नहीं है, ठीक। तो उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब इसके जो पड़ोसी हैं वो ऑप्शन में दिए गए जो देश हैं उनमें से कौन कौन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है। देखिए, उज्बेकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान भी है, ठीक है, ताजिकिस्तान भी है, ठीक है, और कौन दिया गया है ऑप्शन में। चलिए अभी देख लेते हैं कि और क्या दिया गया है। हम और कंडीशन देखते हैं, यानी जिस भू आबद्ध देश की बात हो रही थी वो हमें समझ में आ गया कौन है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ठीक। अब देखिए, कह रहा है कि इसके पड़ोसी जो हैं वो फारस की खाड़ी, अरब सागर और प्रशांत महासागर को स्पर्श करते हैं। देखिए, अब अगर हम पहला ऑप्शन ले लें, अफगानिस्तान को देखते हैं इन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए, अफगानिस्तान का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो किसको, अरब सागर को टच करता है, बात तो सही है। अफगानिस्तान का एक पड़ोसी देश है भारत, जिसकी सीमा किससे लगी हुई है, अरब सागर से लगी हुई है, ठीक है। क्या अफगानिस्तान का ऐसा भी कोई देश है जो फारस की खाड़ी को टच करता हो, बिल्कुल है, यह है फारस की खाड़ी। और ईरान अफगानिस्तान का ऐसा पड़ोसी देश है जो फारस की खाड़ी को टच करता है। अब हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसा भी देश है जो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर को टच करता हो और वो अफगानिस्तान का पड़ोसी देश हो। तो देखिए, अफगानिस्तान जो है वो अपनी सीमा किससे साझा करता है, चीन से साझा करता है। बहुत हल्की सी सीमा किससे, चीन से साझा करता है। और चीन से साझा करने के साथ ही चीन अपना अफगानिस्तान का ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा किससे, पैसिफिक ओशियन से साझा होती है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन कौन फुलफिल कर रहा है, अफगानिस्तान, यहां तक की, ठीक है। अब क्या मध्य एशिया के इसके 3 पड़ोसियों में से एक देश दोहरा भूआबद्ध है, देख लेते हैं। अफगानिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं मध्य एशिया के, ठीक है, उनमें से एक देश, एक उज्बेकिस्तान है, एक तुर्कमेनिस्तान है और एक कौन है, एक ताजिकिस्तान है। इनमें से एक भू आबद्ध है, दोहरा भू आबद्ध है, बिल्कुल है, कौन, हम ये पहले ही रिजॉल्व कर चुके हैं, उज्बेकिस्तान। तो उत्तर तो हमारा आ गया कि इसका उत्तर अफगानिस्तान ही है, वह अनूठा देश अफगानिस्तान है, ठीक है। लेकिन और को देख लेते हैं कि इसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है, या तो एक कंडीशन ऐसी होगी या एक से ज्यादा, जो ये तीनों नहीं फुलफिल कर रहे होंगे, ठीक है। देखते हैं, क्या पाकिस्तान का कोई भी पड़ोसी देश ऐसा है, देख लेते हैं। पाकिस्तान उत्तर क्यों नहीं हो सकता, पाकिस्तान उत्तर इसलिए नहीं हो सकता कि पहली दूसरी कंडीशन को तो वो कर देगा फुलफिल। गल्फ से भी ईरान फारस की खाड़ी से जुड़ा है जो कि पाकिस्तान का पड़ोसी है, और भारत जुड़ा है जो कि अरब सागर से सीमा साझा करता है, ठीक है। और पाकिस्तान की सीमा जो है, जो किसी भी मध्य एशिया के ऐसे देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा जो दोहरा भू आबद्ध है ना। तो तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल। फिर बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान की। आइए तुर्कमेनिस्तान को देखते हैं, कहाँ है, ये है तुर्कमेनिस्तान। तो क्या तुर्कमेनिस्तान अपनी कोई भी सीमा ऐसे देश से साझा कर रहा है जो अरेबियन सी से साझा करती हो, इसका कोई भी पड़ोसी ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान तो अरेबियन सी से सीमा साझा नहीं करता जो कि इसका पड़ोसी है, ठीक है। ईरान को भी नहीं माना जाएगा, और अगर चलिए मान भी लें 1%,
तो क्या पैसिफिक ओशियन से इसका कोई दूर दूर तक लेना है, इसके पड़ोसी किसी देश का? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अंत में बचा कौन? तुर्कमेनिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान के भी वही हाल हैं जो किसके हैं, जो कि तुर्कमेनिस्तान के थे, क्योंकि ताजिकिस्तान का कोई भी पड़ोसी देश कहाँ, फारस की खाड़ी से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। थोड़ा सा मुश्किल सवाल था कंपैरेटिवली, लेकिन एक बार वापस जाकर फिर से देखिएगा तो चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ जिनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा हो सवाल, थोड़ा जटिल लगा हो, ठीक है। तो उत्तर अफगानिस्तान हो गया। हाल ही में हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले 3 औषधीय पौधों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। करंट न्यूज बुलेटिन में हमने इसे पूरी तरीके से इस टॉपिक को कवर किया है। जिसको डिटेल चाहिए हो तो करंट न्यूज बुलेटिन से देख सकता है। सवाल है, अल्पाइन वनस्पतियां भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती हैं? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु को भी इसमें ऑप्शन के रूप में दिया गया है। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अल्पाइन वनस्पतियां होती है एक हाइपोथेटिकल स्नो लाइन है जिसके नीचे अल्पाइन वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। और इस नक्शे में उस क्षेत्र को पिंक कलर से दिखाया गया है, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर का भी थोड़ा सा भाग, हिमाचल, उत्तराखंड, इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, जबकि तमिलनाडु में कहीं भी इसका विस्तार नहीं दिखता है। तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु नहीं है, ठीक। 1, 2, 3 इसका उत्तर है। और जब 1, 2, 3 ऑप्शन में दिया ही है जो कि पहाड़ी राज्य हैं, तो 1, 2, 4 विकल्प को कोई देखेगा भी क्यों, है ना। तो उत्तर आ गया सी। हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपने सीमा विवादों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार करें। अब कुछ युग्म दिए गए हैं, ये है सीमा विवाद वाले राज्य और ये है विवाद के क्षेत्र। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बेलगाम जिला, असम, मिजोरम, लुशाई पहाड़ियां, ये वही हैं जिन्हें मिजो हिल्स कहते हैं, है ना, मिजो हिल्स। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सोलन जिले का परवाणु क्षेत्र, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, ये नक्शा है, इसका स्क्रीनशॉट अगेन ले लीजिए आप, क्योंकि इसमें काफी सारे जो सीमा विवाद के क्षेत्र हैं उन सभी को कवर किया गया है। तो पहला है कर्नाटक महाराष्ट्र का, ये जो स्टार बना हुआ है ये है बेलगाम, ठीक है। तो ये विवादित क्षेत्र है, बिल्कुल है, और कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच में ही है। पहला ऑप्शन, पहला जो जोड़ा है, युग्म है, वो सही हो जाता है। फिर अगर इसकी बात करें हरियाणा, हिमाचल, तो हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक जगह है जो कि हमेशा क्या रहता है, परवाणु क्षेत्र। ये विवाद का मुद्दा रहा है हमेशा से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में, क्योंकि ये थोड़ा समतल भूमि होने की वजह से, यहाँ पर समतल भूमि होने की वजह से ये कृषि क्षेत्र है, ठीक है। तो हरियाणा राज्य का कहना है कि ये उसका क्षेत्र है, जबकि अभी जो है ये हिमाचल प्रदेश में ही आता है, ठीक। उसके अलावा अगर बात करें, जो अगला दिया गया है असम, मिजोरम, लुशाई पहाड़ियां जिसे मिजो हिल्स कहते हैं, तो बिल्कुल असम, मिजोरम, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला, इसकी बात हो रही है, और ये भी विवाद का मुद्दा है असम और मिजोरम के बीच में। जो भारत के पूर्वी राज्य हैं उसमें से असम ऐसा राज्य है जिसका सीमा विवाद लगभग हर पूर्वोत्तर भारत के हर राज्य से रहा है, ठीक है। तो ये कुछ और भी विवाद यहाँ पर मेंशन है, आप देख लीजिएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों सही हैं। कितने युग्म सही है पूछा है, तो सभी 3 युग्म सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाता है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में चीनी अतिक्रमण और उसके बाद हुए सैन्य टकराव पर संसद में जवाब देते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति को बदलना चाहता है। सब जानते हैं ये मुद्दा बीते दिनों बहुत चर्चा में रहा। प्रश्न है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के केवल 2 पड़ोसी देश भू आबद्ध हैं। क्या ऐसा है? देखिए, भारत के कहा गया है कि सिर्फ 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो भू आबद्ध हैं, ठीक। तो देखिए, पहला पड़ोसी देश कौन है जो भू आबद्ध है, वो है अफगानिस्तान। दूसरा भू आबद्ध देश है नेपाल, है ना, और तीसरा भू आबद्ध देश है भूटान, ठीक। इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। तो 3 देश हैं ना कि 2। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत।
दूसरा स्टेटमेंट, भारत के केवल 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो स्थलीय और समुद्री दोनों ही सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं भारत के साथ स्थलीय सीमा कौन कौन साझा कर रहा है और समुद्री सीमा कौन कौन साझा कर रहा है, फिर जो कॉमन होंगे वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या वो 2 देश हैं या ज्यादा हैं? देखिए, भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले 7 देश हैं। वो देश कौन कौन से हैं? वो देश हैं पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक, उसके अलावा है नेपाल, ठीक है, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, ठीक, और म्यांमार। ठीक है, अब देखते हैं कि वो देश कौन कौन से हैं जो भारत के साथ क्या कर रहे हैं, समुद्री सीमा साझा कर रहे हैं। समुद्री सीमा साझा करने वाले कई सारे देश हैं, जिसमें श्रीलंका भी है ना। किसी और रंग का प्रयोग कर लेते हैं जो कि इस पर और अच्छे से हमें दिखाई दे। इसका श्रीलंका है, ठीक है, मालदीव है, ठीक है, फिर म्यांमार भी है, म्यांमार कॉमन हो गया, बांग्लादेश है, ठीक है, और कौन है? पाकिस्तान है, ठीक है, और समुद्री सीमा कौन कौन साझा कर रहा है? थाईलैंड भी है जो समुद्री सीमा साझा कर रहा है। उसके अलावा देखें तो उसके अलावा हम मानेंगे इंडोनेशिया को भी, क्योंकि जावा, सुमात्रा, ये वाले अंडमान निकोबार के आसपास के क्षेत्र को समुद्री सीमा से कवर करते हैं, साझा करते हैं, तो ये भी है। अब देखिए इसमें से कॉमन कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ देश होंगे जो समुद्री सीमा साझा करते होंगे, लेकिन हमने मैक्सिमम को यहाँ पर क्या कर लिया है, टिक कर लिया है। हालांकि हम 7 ही टिक कर पाए हैं, 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखना है इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार, जो अपनी स्थल और जल दोनों सीमा साझा करते हैं। और यहाँ क्या कहा गया था? 2 पड़ोसी देश, तो क्या हो गया? कथन गलत हो गया। पूछा है कितने कथन सही हैं, तो कोई भी सही नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2, इसका उत्तर हो गया। हाल ही में केरल के बेपोर में बनाए जाने वाले विशेष प्रकार के उरु यानी नाव के लिए भौगोलिक संकेतक टैग की मांग की गई है। अब देखिए सवाल क्या बना है। एक व्यक्ति सड़क मार्ग से दार्जिलिंग से बेपोर जाना चाहता है। अब समझ में आ रहा है कि बेपोर तो ठीक है, इसलिए लिया क्योंकि न्यूज में कहीं ना कहीं था। दार्जिलिंग क्यों लिया? क्योंकि बात हुई है जीआई टैग की, भौगोलिक संकेतक की, और दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग मिला था भारत का, है ना। तो उसको कहां से? दार्जिलिंग से बेपोर जाना है। न्यूनतम राज्यों से गुजरते हुए उसे निम्नलिखित में से किन राज्यों या कौन कौन से समूह से उसको क्या मिल सकता है, रास्ता मिल सकता है, यही पूछा है। और ये ऑप्शंस दिए हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, ए या बी। तो देख लेते हैं नक्शे से, ठीक है। तो दार्जिलिंग से यानी वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल से उसे कहाँ जाना है? बेपोर जाना है, केरल में, ये ठीक है, ये स्टार वाला इलाका। तो देखिए वेस्ट बंगाल से कहाँ जाना कंपलसरी है? ओडिशा, ओडिशा से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से केरल में जाने के, बेपोर में जाने के लिए 2 राज्य हो सकते हैं अल्टरनेटिव, या तो कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। या तो कर्नाटक आके केरल जाए या तमिलनाडु आके केरल जाए, दोनों ही सही है ना। तो कॉमन कौन कौन हो गए? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, है ना। ओडिशा, 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 आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना नहीं हो सकता, क्योंकि तेलंगाना अगर जाएंगे, देखिए ओडिशा से अगर तेलंगाना जाएंगे तो किसी या तो आंध्र प्रदेश से होकर जाना पड़ेगा या छत्तीसगढ़ से होकर जाना पड़ेगा, है ना। तो नहीं है पॉसिबल, ये कैंसिल हो जाता है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश दोनों में कॉमन है। या तो तमिलनाडु से चले जाएं या कर्नाटक से, दोनों ही क्या होंगे? सही होंगे। तो उत्तर क्या होगा? ए या बी, इन दोनों में से किसी भी रास्ते को चुना जा सकता है। तो डी हो गया इसका सही उत्तर। केरल के मुल्ला पेरियार बांध में जल स्तर के बढ़ने के बाद किसी अनहोनी से बचने के मद्देनजर हाल ही में बाढ़ की दूसरी चेतावनी जारी की गई है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ बांध दिए गए हैं, एक तरफ नदी दी गई है, ठीक है। तो सब इनको देख लेते हैं। रिहंद डैम दिया गया है सोन नदी पर, तो देख लेते हैं। रिहंद जो डैम है दरअसल वो रिहंद नदी पर है, ना कि सोन नदी पर। और रिहंद नदी सोन नदी की क्या है? सहायक नदी है, ठीक है। तो रिहंद डैम कहां पर है? रिहंद नदी पर, ना कि सोम नदी पर, सोन नदी पर, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये कहां पर है? रिहंद नदी पर है। फिर है हीराकुंड बांध, कहां? गोदावरी।
देखिए हम सभी जानते हैं हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ है, महानदी पर है। लेकिन महानदी और गोदावरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। हीराकुंड बांध कहाँ है, महानदी पर है, और कहाँ दिया गया है इसे, गोदावरी पर दिया गया, जो कि गलत है, ये भी गलत हो गया। बीसलपुर डैम बनास, इसे बाद में देखेंगे, क्योंकि देखिए पूछा है कि कितने युग्म सुमेलित है। 1 और 2 तो नहीं है, 1 और 2 नहीं है, तो बी और ए ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। उत्तर हमारा सी या डी ही है। थर्ड ऑप्शन को अगर हम हल कर भी ले तो हमें फोर्थ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्यों ना हम डायरेक्ट फोर्थ को देख लें पहले, ठीक है। तो कल्लणी डैम जो है वो कहां पर है, कावेरी नदी पर बताया गया है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीसलपुर डैम उतना चर्चा में नहीं रहता, लेकिन कल्लणी जो है डैम वो बहुत चर्चा में है, चर्चा में रहा है। और उसका कारण क्या है, जो ये डैम है ये 2000 साल पुराना है। अंग्रेजों ने इसे रिस्टोर किया था, और ये जो डैम है ये दरअसल बिजली बनाने के लिए या किसी और रीजन से नहीं, बल्कि ये नहर निकालने के लिए बनाया गया डैम था। जैसे कि बैराज, इसे बैराज कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है, वो ये है, ठीक है। और ये किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है, कल्लणी डैम। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब हम देख लेते हैं थर्ड को भी, बीसलपुर बनास, ठीक है। तो देखिए बीसलपुर डैम जो है वो बनास नदी पर है। अभी हमने बात करी थी बनास किसकी, चंबल की क्या थी, सहायक नदी थी, और इसी पर क्या है, बीसलपुर डैम है। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तो कितने युग्म सुमेलित हुए, 3 और 4, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम 2017 के सेट ए के 49वें सवाल की, ठीक है। क्या पूछा गया था, यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर, ठीक है, दोनों को मिलाना है, मूल स्थान को भी गंतव्य को भी, भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा। कम से कम राज्य हमें देखने हैं, ठीक है। ऑप्शंस दिए ही गए हैं तो देख लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कोहिमा किसकी राजधानी है, नागालैंड की। हमेशा जब भी पूर्वोत्तर राज्य से क्षेत्र में आना होगा तो पश्चिम बंगाल तो काउंट होगा ही होगा, ठीक है, और असम भी, है ना। तो कोहिमा से यानी नागालैंड को हम गिनेंगे, नंबर 1 नाम दे दिया है उसको। नागालैंड को भी गिनना है क्योंकि सवाल में कहा गया है गंतव्य और जहां पहुंचना है उन दोनों को काउंट करना है ना। नागालैंड, फिर असम आएंगे, असम के बाद कहाँ जाएंगे, वेस्ट बंगाल, फिर कहाँ, ओडिशा, ओडिशा से आंध्र प्रदेश, जो कि पिछले सवाल में भी यही था, है ना। ये मिनिमम रूट हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के बाद 2 ऑप्शन है, या तो कर्नाटक या फिर तमिलनाडु, ठीक है। और कहाँ पहुंचना है, केरल के कोट्टयम, जो कि वेबनाड झील के पास है ना। ये वेबनाड झील दिखाई दे रही है, जो हल्का सा ब्लैक मार्क दिखाई दे रहा है, उसके बिल्कुल पास में ही है कोट्टयम, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से या तो कर्नाटक या तो तमिलनाडु, तो इसीलिए दोनों को 6-6 नंबर दे दिया है कि अगर इधर जाएंगे तो इसे काउंट करेंगे, इधर तो इधर, फिर केरल 7वां। तो मिनिमम कितने राज्य हो गए, 7 राज्य हो गए जिनसे होकर गुजरना ही होगा। ऑप्शन हो गया बी इसका सही उत्तर। अभ्यास प्रश्न आज का क्या है, यदि आप भारत भ्रमण पर जाना चाहते हैं और साथ ही 12 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद नील कुरिंजी के फूलों को देखने के लिए उत्साहित भी हैं, तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में जाना उचित होगा, ठीक है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती, राजाजी या पापीकोंडा। तो उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। उत्तर, हमें आपके उत्तर का इंतजार रहता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि आप इस प्रोग्राम को लेकर कितने गंभीर हैं। साथ ही हमें आपके सुझावों का भी इंतजार रहता है। तो अपने सुझाव और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अभ्यास करते रहिए। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।